हाँ जी, 12th क्लास, वेलकम अगेन बेटा। क्या टॉपिक चल रहा है फिर? करंट इलेक्ट्रिसिटी कर दिया हमने स्टार्ट। तो स्टार्ट तो हो ही गया बेटा। फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक था, छोटी मोटी बातें 10th क्लास वाली आपने कवर अप की। आज का लेक्चर कुछ नई टर्म्स के साथ बेटा, कुछ नई टर्म्स आएंगी आज के लेक्चर में। पहले तो हमने करना है कि यार जो कंडक्टर है, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाया जाए, तो उसका बिहेवियर कैसे है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी जब वोल्टेज लगा देते हैं, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसमें करंट चलता है और कैसे कैसे चलता है। देन फिर बेटा हमने ओम्स लॉ पे वापस आ जाना, लेकिन ओम्स लॉ इस बार हम करेंगे कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकली। वो V = IR तो चलो है ही है, लेकिन अब दूसरे तरीके से करेंगे, जिसको ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। और उसी के बाद उसमें हम ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे जी। ओके, तो पहली हेडिंग डाल लो, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। की मान लो हमने अभी बैटरी लगाई नहीं है, करंट नहीं फ्लो हो रहा उसमें, उस वक्त उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन वाले पॉइंट्स है बेटा। तो अगली बात है आपकी जो हेडिंग आ रही है, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर in the absence of इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात कर देते हैं। आमतौर पे हम इसको वोल्टेज के टर्म्स में बात करते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस, या इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है जी। मान लेते हैं ये कोई भी कंडक्टर, प्योर बेटा थ्योरी है, लेकिन फिर वही बात, समझने वाली बातें होती हैं। थ्योरी होगी तभी न्यूमेरिकल होंगे। ये कोई भी बेटा कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है, अभी हमने इसके क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ये वोल्टेज है भाई, ओके, बैटरी की वोल्टेज V है। जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। लेकिन अभी स्विच क्या है, ओपन है, यानी कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इसके क्रॉस अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। तो ध्यान से सुनना जी, कोई भी कंडक्टर है, उसके करंट फ्लो करने का रीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें से करंट फ्लो होने का बेसिक रीजन, जो मेन रीजन है, वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया, तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कोई भी इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। नेट करंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। यार नेट करंट जीरो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगा हुआ ना बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव तो देखो कर ही रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी अटेन कर लेते हैं, और उस एनर्जी के कारण ये भागेंगे, और ये भाग रहे हैं भाई, बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। इन सबके पास एनर्जी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस वक्त रूम का टेम्परेचर रहा ही होगा, तो इनके पास भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है बेटा। टेम्परेचर है तो इसका मतलब इनके पास एनर्जी है। और आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT, ऐसे करके +1 में kTg में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एट रूम टेम्परेचर T = 3/2 kT। अब इस हिसाब से बेटा अगर एनर्जी है तो स्पीड भी होगी, तो ½ mv² क्या लिख सकते हैं, 3/2 kT। 2 से 2 कट गया, यहां से जो इनकी स्पीड आ जाएगी ना यार,
दैट विल कम आउट टू बी 3 kT बाय m। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये टिक कर बैठे हुए हैं, ये मूव कर रहे हैं चारों तरफ। ओके, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी रूम टेम्परेचर है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻⁻31। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है, लेकिन नीचे 10⁻31 चल रहा है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें कि एट, ये लिखते हैं कि एट रूम टेम्परेचर भाई, यानी 300 केल्विन पर अगर मैं वैल्यू सारी पुट करूं ना, तो ये आ जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की वैल्यू आएगी। 10⁵ मीटर पर सेकंड बहुत होती है भाई। 10⁵ मीटर पर सेकंड का मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकंड, 1,00,000 मीटर पर सेकंड। लाख मीटर का मतलब 100 किलोमीटर हो गया, यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना भाग रहा है? 100 किलोमीटर भाग रहा है। ओके, तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है। पर सेकंड कितनी है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लगाया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे। करंट जीरो आ रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भैया, जमकर मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और जमकर मूव कर रहे हैं। 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई किधर को मूव कर रहा है भाई, और कोई किधर को, आपस में टक्करें मार रहे हैं। ओके, कोई किसी ने किधर को मुंह उठाया हुआ है और किसी ने किस तरफ मुंह उठाया हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बेहिसाबे हुए पड़े हैं ये। दे आर मूविंग रैंडमली। पंजाबी च बोलो तो कहते हैं बेहिसाबे हुए पे हैं, अंग्रेजी में बोलो तो कहते हैं दे आर मूविंग रैंडमली। ओके, ये सारे के सारे रैंडम मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया नहीं हुआ। स्पीड बड़ी जबरदस्त है इनके पास, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि इनके पास स्पीड बहुत जबरदस्त है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मगर इस जबरदस्त स्पीड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। ये रैंडम है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी के विचार उधर को है, किसी के विचार इधर को, मिलते ही नहीं है। नेट करंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बेटा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं चेक करूंगा, अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पर चेक करूंगा, जैसे मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मैंने चेक कर लिया, तो यार अगर 10 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा? 0। नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 आ जाएगा, मतलब करंट भी क्या आ जाएगा? 0। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये निकला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, जमकर मूव कर रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से मूव करने का इनका कोई फायदा नहीं है। नेट करंट कितना आ रहा है? अभी भी 0 आ रहा है। डिसिप्लिन चाहिए ना, डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी तेज हो बंदा, अगर डिसिप्लिन नहीं है, किसी की बात सुनता नहीं है, अपने मुंह उठाया कहीं इधर को, तो कोई फायदा नहीं है, नेट 0 हो जाता है। तो वही इसके साथ हो रहा है, इनके साथ। नेट करंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होंगे, जमकर मूव कर रहे होंगे, लेकिन करंट वरंट नहीं आएगा। करंट कितना है? 0 है। ओके जी, अब अगली बात, स्विच करते हैं ऑन, तो अगली कहानी शुरू हो जाती है, और अगली कहानी आ जाती है बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन द presence of external electric field. Behavior of a conductor in the presence of external electric field. कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा? प्रेजेंस मतलब हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया ये वाला,
ओके अच्छा, यहां पर एक तो हमने बोला उसको कर रही हैं, एक तो बेटा हमने ये बोला कि कोलिजन्स होती हैं। ओके इनके पास स्पीड है अपनी, लेकिन हमने बार बार बोला कि आपस में जब चलते हैं ना रैंडमली, आपस में टकराते भी बहुत हैं। तो यहां पे ना दो टर्म्स और आएंगी। एक तो चलो स्पीड आ गई उसकी 10⁵ मीटर पर सेकंड, दो टर्म्स बेटा और आनी है। एक टर्म यहां पर जो आती है डिस्कशन में, उसको कहते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ मतलब ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। जब बेटा कोलाइड करते हैं तो एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब जितनी देर वो फ्री रहा, फ्री, ओके कोलिजन्स हुई, जितनी देर वो फ्री रहा उसको कहते हैं फ्री पाथ। ये एक यहां से टक्कर लगी, ये मुड़ गया, यहां जाके दूसरी टक्कर लगी, ये फिर मुड़ गया, यहां जाके तीसरी टक्कर लगी, फिर मुड़ गया, फिर यहां जाके ऐसे करके रैंडम मोशन आ रहा है। बेटा अब ये फर्स्ट कोलिजन थी, यहां जाके हुई सेकंड कोलिजन, और फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, जितनी देर में वो रिलैक्स रहा, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। वो जो डिस्टेंस है जितने दौरान वो रिलैक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। ओके ऐसी पहली कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच का जो टाइम है, टाइम जिस दौरान कोई कोलिजन नहीं हुई, रिलैक्स रहा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके जी, तो एक होता है फ्री पाथ, एक होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर वही बात, पहली और दूसरी कोलिजन के बीच का जो समय, जब वो कोई टक्कर नहीं मार रहा था, चल रहा था सीधा, उस दौरान डिस्टेंस कवर किया हुआ कहता है फ्री पाथ, और उस दौरान का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को टॉ से डिनोट करते हैं। ओके फ्री पाथ को लैम्डा से और रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टॉ से डिनोट करते हैं। ओके अब अगली बात कि बेटा फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कुछ और होगा, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कुछ और, जब सेम थोड़ी आएंगे, क्या पता पहली टक्कर से दूसरी टक्कर होने में ज्यादा टाइम लग गया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और दूसरी और तीसरी बहुत जल्दी होगी, तीसरी चौथी और जल्दी होगी, पांचवी और छठवीं के बीच में फिर ज्यादा टाइम लगा, तो ये कोई हिसाब किताब तो है नहीं है। तो फ्री पाथ हर कोलिजन के बीच का पाथ है। अब हर कोलिजन के बीच का पाथ जरूरी नहीं है कि सेम आए, इसलिए हम जो बात करते हैं वो आमतौर पे होती है बेटा मीन फ्री पाथ। तो जो कंसेप्ट आता है किसका आता है? मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट आता है। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, वो टक्कर तो होनी होनी है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो फ्री पाथ का कंसेप्ट तो दोनों जगह आएगा। इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, क्योंकि मीन लेना पड़ेगा ना सबका। ओके ऐसी बेटा फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो कुछ और हो सकता है, सेकंड थर्ड का कुछ हो सकता है, थर्ड फोर्थ का कुछ और हो सकता है, इसलिए इसका भी मीन लेना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। कभी कभी वर्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। तो यहां पे तीन बातें निकल कर आई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हमने, तो एक तो आई स्पीड, दूसरा एक फ्री पाथ, फ्री पाथ नहीं मीन फ्री पाथ हमने बोल दिया, एक आ गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज the time interval between average time interval between two successive collision, and average free path या average relaxation path is the average distance between two successive collisions। अगर कैलकुलेशन की जाए तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम।
इसका ऑर्डर लगभग 10 एंगस्ट्रॉम रहता है, ओके। और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए, इसका ऑर्डर लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड रहता है। छोटी मोटी बातें नोट करने वाली हैं भैया, याद आएंगी, काम आएंगी, याद करके रखना, याद नहीं आएंगी, काम आएंगी, याद तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी, ओके। तो ये हो गया 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 10 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 10⁻⁻14 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपना जो कंडक्टर है, हमने क्या किया, अब इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी, यानी सर्किट कंप्लीट कर दिया, ओके। अब यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। अब मान लो बेटा जी सर्किट क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट सर्किट हो गया कंप्लीट, ओके। अब इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे, ये बैटरी की वोल्टेज V है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, बैटरी लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। या 10वीं तक तो आप V इक्वल टू IR से काम चलाते रहते थे। अब 11वीं 12वीं में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट आ गया। तो भैया जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि कई चीजें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालनी पड़ेंगी। तो ये हो गया, हमने स्विच ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन करने से होगा क्या, चेक करो। एक एंड हो गया इसका बेटा पॉजिटिव और दूसरा एंड हो गया नेगेटिव। एक पॉजिटिव कर दिया हमने, एक को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ओके। अब बेटा पहले स्विच ऑफ था, ध्यान से सुनना, पहले स्विच ऑफ था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोई किधर मुंह उठा के जा रहा था, कोई किधर मुंह उठा के जा रहा था, सब रैंडमली मूव कर रहे थे, सब रैंडमली मूव कर रहे थे। एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 थी। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी देखते सबकी मिलाकर, वो 0 थी। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन भी क्या था, 0 था। कल्ले कल्ले की देखोगे तो बहुत थी, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागे जा रहे थे। तो अभी भी स्विच ऑफ है और ये इधर उधर भागे जा रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लो इधर उधर भागे जा रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही स्विच ऑन होता है, ध्यान से सुनना सारी बात को, जैसे ही स्विच ऑन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करता हूं, जैसे ही स्विच ऑन होगा, इस वाले की बात करेंगे, ठीक है। जैसे स्विच ऑन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जा रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वक्त जब स्विच ऑन नहीं हुआ था ये उधर को भागा जा रहा था, ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को बोला आ जा इधर। जैसे ही पॉजिटिव लगेगा तो इसने इलेक्ट्रॉन को बोला कि भैया वापस। अब इलेक्ट्रॉन तो जा रहा था इधर, अब जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे ही स्विच ऑन हुआ इधर पॉजिटिव हो गया, इसने इसको अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के लिए क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, और फोर्स कितना लगाया होगा, Q इंटू E लगाया होगा। अब Q यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज E है, तो जैसे ही स्विच ऑन हुआ इस पे लगता है फोर्स, ओके। फोर्स इसको अपनी ओर बुलाता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे जा रहा था, तो जैसे ही उस पे फोर्स लगता है, तो पहले तो जिस स्पीड से जा रहा था ये फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, पहले ये फोर्स इसकी स्पीड कम करेगा, फिर इसको मोड़ेगा, और फिर इसको पॉजिटिव की ओर लेकर चलेगा। इतने स्लो मोशन में नहीं होगा, इंस्टेंटली होगा। लेकिन हमने तो बताना ना कि पहले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये फोर्स लगेगा, ये इसकी स्पीड को पहले कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, और उसके बाद ये मुड़ेगा और फिर चलने लग जाएगा, और फाइनली किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अच्छा, ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं होगा, ऐसा सबके साथ होगा। जो भी जिधर जा रहा था, जो भी जिधर भी
जा रहे थे, अपनी मनमर्जियां कर रहे थे, रैंडम मोशन में थे, जैसे ही स्विच ऑन होगा सबके साथ ऐसा होगा, सबको सिग्नल मिलेगा कि भैया वापस आ जाओ। अब इंस्टेंटली तो आएंगे नहीं, ये वापस आने के लिए, इनको वापस आने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे उन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगी। एक्सीलरेशन तुम्हें पता है फोर्स बाय एम होती है, फोर्स तुम्हें पता है ई था, नीचे क्या लगेगा, एम लगेगा। ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे माइनस भी लगा सकते हैं, तो माइनस ई बाय एम लगेगा। ये क्या हो गई, एक्सीलरेशन। सब पे एक्सीलरेशन लग रही है, सब इधर उधर जो जा रहे थे उन सब की टेंडेंसी है कि अब वो मुड़े और पॉजिटिव की तरफ बढ़े। लेकिन एक तो वो पहले रैंडमली जा रहे थे, उनको मुड़ना है, और दूसरा कोई खाली थोड़ी पड़ी है जगह कि वो मुड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि अब खाली सड़क थोड़ी है कि किसी ने बोला कि वापस आ जाओ, फोन आ गया घर से कि भैया वापस आ जाओ, और आपने आराम से ऐसे करके गाड़ी मोड़ी और चल पड़े। ऐसा थोड़ी है, भीड़ लगी हुई है भाई, समझ लो कि सड़क खचाखच भरी हुई है, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, रैंडम डायरेक्शन में सारे के सारे जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। और जैसे इंडिया में होता है कि किसी को नहीं पता, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जिन्नू जिधर रास्ता मिलता है वह निकली चलो। ओके, फाटक लग गया तो नीचे से निकली चलो। तो मान लो सारे के सारे रैंडमली जा रहे हैं, लेकिन एकदम सिग्नल होता है कि वापस आना है। अब वापस आने के लिए जब जब अपनी गाड़ियां मोड़ोगे तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही बार में स्मूथली मुड़ जाएगी। जब मोड़ोगे पीछे भी है, आगे भी है, पै पै पी पी, इनके बीच में भी यही होगा कि ये जब वापस मुड़ रहे होंगे सबको सिग्नल मिलेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, तो स्मूथनेस आने में टाइम लगेगा। इट विल टेक some time for all the electrons to move smoothly in a particular direction। स्मूथनेस आने में, फिर से वापस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्मूथनेस आने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, एजम्पशन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले नेट जो है, नेट वेलोसिटी 0 थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाने के बाद वापस एकदम स्मूथनेस आने में कि स्मूथ डायरेक्शन में सारे के सारे चलो फिर से मूव करने लग गए। असम्पशन ये होती है कि कम से कम जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, उतना टाइम तो लगेगा। जितना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आता है उतना का टाइम तो लगेगा। तो सिचुएशन क्लियर कि पहले स्विच ऑफ था, सारे रैंडमली जा रहे थे, सारे जब रैंडमली जा रहे थे तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जब मैं चेक करता था तो एवरेज स्पीड क्रॉसिंग थ्रू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वाज कमिंग आउट टू बी 0। यानी इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इनिशियली बेटा जो एवरेज वेलोसिटी थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। हमने स्विच ऑन किया, सब रैंडमली जा रहे थे, सबको सिग्नल मिला, सब पे ये फोर्स लगा, सब पे ये एक्सीलरेशन लगी कि वापस आ जाओ भाई। ये वापस आने की कोशिश करने लगे, तो कोई मुड़ रहा है, कोई तुड़ रहा है, कोई टक्कर मार रहा है, करते कराते अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब सारे के सारे मूव करना शुरू कर चुके हैं। अब सारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि सब पॉजिटिव की तरफ अब मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि अब वो स्थिति आ गई कि सारे के सारे इस कोशिश में है कि इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचा जाए। अब सबका टारगेट ही होगा, पहले तो कोई टारगेट नहीं, एमलेस जिंदगी थी, कोई लक्ष्य नहीं था, सब इधर उधर भाग रहे थे।
फिर क्या हुआ, लक्ष्य मिल गया, ओके, और सारे के सारे लक्ष्य की ओर भागने लग गए। अब बेटा सब लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ, ओके, सब अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सीधे जा रहे हैं, भीड़ तो अभी भी उतनी है, भीड़ अभी भी उतनी है। इतना है कि अब सबको पॉजिटिव की तरफ ही जाना है, लेकिन कोलिजन्स तो अब भी होंगी। मेरी कोशिश है कि मैंने उधर जाना है, अब मैं तो खाली सड़क होती तो भगा लूंगा गाड़ी, लेकिन सड़क तो भरी हुई है ना, खचाखच भरी हुई है इलेक्ट्रॉन से, तो मेरा टारगेट तो उधर ही जाना है, यहां तक। लेकिन इस टारगेट को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बीच में फिर किसी ना किसी से कोलिजन हो जाती है, मेरी गाड़ी मुड़ जाती है, ओके। उसके बाद मैं फिर मुड़ता हूं, फिर टक्कर हो जाती है, फिर मुड़ता हूं, फिर टक्कर हो जाती है। अब टक्कर तो हो रही है, बट मैं धीरे 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 आगे की ओर तो बढ़ना शुरू कर ही चुका हूं ना। यहां से चला, इधर से टक्कर हुई यार, इधर हुई यार, इधर हुई, धीरे धीरे करा कर मूव एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना शुरू कर दूंगा, धीरे 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 धीरे, कभी इधर, ऐसे रैंडम आगे की ओर। पहले क्या था, पहले टक्कर होती थी, टक्कर होने के बाद जिधर को चल पड़े। अब क्या होती है, कोलिजन तो अब भी होती है, ये नहीं कि अब कोलिजन नहीं होती इनके बीच में, कोलिजन तो अब भी होती है। लेकिन अब क्या होता है कि कोलिजन होने के बाद फिर कोशिश कि भैया मुड़ो, फिर कोशिश कि मुड़ो। तो अल्टीमेटली कोलिजन्स तो बेटा अब भी हो रही हैं, बट फिर भी ओवरऑल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब इमेजिन करो कि खूब सारी भीड़ है, रैली निकल रही है कोई, अब रैली निकल रही है और उस रैली को आप बड़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी छत पे खड़े हो, रैली के मजे ले रहे हो, वो दूर सड़क पे रैली जा रही है। अब बेटा रैली के अंदर जो 1 किलोमीटर लंबी भीड़ लगी हुई है, ओके, अब उस रैली के अंदर के अगर आप इंडिविजुअल्स को देखोगे तो सबकी कोशिश है आगे जाएं, वो आपस में रैंडम मोशन में, कोई किधर से धक्का मार रहा है, कोई किधर से धक्का मार रहा है, कोई किधर को, लेकिन मूव एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, मूव एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन आपस में टक्कर तो उनकी हो ही रही है ना, भीड़ इतनी ज्यादा है। लेकिन जब आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा वो जो जुलूस है या पूरा का पूरा वो जो भीड़ है वो आगे की ओर खिसकती हुई नजर आएगी आपको। वही सिचुएशन यहां पे, इंडिविजुअली तो उनके बीच में कोलिजन होगी, लेकिन ओवरऑल बेटा, ओवरऑल ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। यानी कि ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अटेन कर लेंगे। बेटा उसी स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी मान जाएगी। तो शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था उस वक्त एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जो हमने डिस्कस किया, ये सब हुआ और उसने एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर ली, जिसको हमने क्या बोलना है, ड्रिफ्ट स्पीड। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हुए नजर आएंगे ये। तो एवरेज 0 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स लगा, उसके कारण एक्सीलरेशन लगी, कराकर फाइनली एक एवरेज सी वेलोसिटी से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि एवरेज 0 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचने में, मैंने बोला था असम्पशन ये है कि कम से कम जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं, बाकी एक्सप्रेशन उसकी आई पड़ी है वो भी निकाल लेनी है हमने।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर सम टाइम of the application of electric field. It is the average velocity attained by the electrons with which they move in a particular direction when electric field is applied. Okay, टाइम उसमें टॉ तो लगे, अब ये मान के चलना टाइम कितना लगता है उसमें, टॉ तो लग ही जाता है. ओके, अब बेटा यहीं पर बातें करते करते हमने डिफाइन कर दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आ गई डेफिनेशन भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यार. अब साथ के साथ इसको डिराइव भी कर देते हैं. डेरिवेशन आई पड़ी है और समझ लो ये टॉपिक चल पड़ा है, चल नहीं पड़ा, दौड़ पड़ा है, कई चीजें इसकी अभी की अभी हमने निकाल देनी है बेटा. तो हम कह रहे थे यार ऐसे ऐसे करके सिचुएशन होती है, ड्रिफ्ट स्पीड है, ये है वो है. फिर से देखो, स्विच ऑन करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी थी 0, स्विच ऑन किया, टक्कर टुक्कर लगी, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने थोड़ी देर में एक एवरेज सी वेलोसिटी अटेन कर ली, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई वीडी, जिससे कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पर एक्सेलेरेशन लग रही थी. कितनी एक्सेलेरेशन लगी थी? -EE/m. कितनी एक्सेलेरेशन लगी थी? -EE/m. कुछ ना करो, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v = u + at. भैया v = u + at में फाइनल वेलोसिटी होगी vd, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 प्लस एक्सेलेरेशन होगी -EE/m और टाइम हो गया टॉ, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई -EE/m. माइनस साइन इग्नोर कर दो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हो जाएगी EE/m. बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला. बातों बातों में क्या निकाल दिया हमने? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दी बेटा. अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपने हेडिंग डाल ली एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके जी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डालकर ये डायग्राम बनाकर कहानी हमने जितनी लंबी सुनाई उतनी लंबी ना सुनाकर कहानी को शॉर्टकट कर कर सीधा कुछ बातें करते कराते आपने ये एक्सप्रेशन निकाल देनी है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m. याद रखना, नई नई चीजें आ रही हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी = E/τ/m. m कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बात ही इलेक्ट्रॉन की हो रही है, कंडक्टर की उसमें होते इलेक्ट्रॉन है, तो m का तो कुछ नहीं है, e भी उसके चार्ज कांस्टेंट ही है. 2 बातों पर डिपेंड करता है. एक चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर. ओके, और दूसरी बात जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है वो करती है रिलैक्सेशन टाइम पर. किस पे करती है? रिलैक्सेशन टाइम पर. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बताया था. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा? 2 कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखना यार, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली. ओके, अब अगली बात ये है कि डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओगे ड्रिफ्ट स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतनी वोल्टेज ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट स्पीड भी ज्यादा होगी. ओके, टॉ पे भी डिपेंड करती है. टॉ का डिपेंडेंस टेम्परेचर के साथ है. ओके, जो टॉ होता है ना बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा टक्कर लगेंगी. टेम्परेचर बेटा ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाते हैं. ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो आपस में ज्यादा टक्कर मारते हैं, ज्यादा टक्कर मारते हैं, जो जल्दी जल्दी टक्कर मारते हैं, जल्दी जल्दी टक्कर मारते हैं, तो टाइम कम हो जाता है. यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगी तो उनके बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम आ जाएगा. याद रखना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर, सारी बातें नहीं है. तो एक तो ये बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E के प्रोपोर्शनल, T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, अगली बात सुनना.
जो नोट करने वाली बात यहां पर ये है, वो ये है कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं कुछ नॉर्मल सी वैल्यूज भरूं, यहां पे ई की जगह जो भरना है एम की जगह भी भरना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल से भर दो, एवरेज एक्शन टाइम तो बता ही दिया था 10⁻⁻14 मीटर पर 14 सेकंड के ऑर्डर का होता है। अगर बेटा इसको भराते हैं तो नॉर्मली जो ड्रिफ्ट स्पीड आती है वो आती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। 10⁻⁴ का मतलब अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻², सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। चेक कर लेना, 10⁻⁻1 का मतलब 1 मिलीमीटर होता है, तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड हो गया। मिलीमीटर को 10⁻³ करोगे तो ठीक है, -4 आ ही जाएगा। अब सोचो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन इतनी तेज भाग रहे थे, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही थी। वो जो थर्मल स्पीड थी हमने अभी कैलकुलेट की जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तो 10⁵ मीटर पर सेकंड, 1 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे थे। 1 लाख मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 लाख मीटर भाग रहा था। और यहां पे क्या हो रहा है, तुमने फील्ड भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, स्पीड कितनी आ रही है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 0.1 mm पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर भी नहीं चलता, 1 मिलीमीटर के करीब चलता है। फिर भी ये करंट में कंट्रीब्यूट करता है। और पहले भागे जा रहे थे 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन करंट में कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी, आ ही नहीं रही थी, डिसिप्लिन नहीं था ना। अब यहां पे क्या डिसिप्लिन है इनमें, इंडिविजुअली देखोगे तो मरे पड़े हैं, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। टक्करें इतनी होती हैं, कभी इधर लग गई कभी इधर लग गई, खाली होती तो भाग जाते हैं। कल्ले को देखोगे तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड है, लेकिन बेटा ये है ही इतने हैं कि इतनी कम स्पीड से भी जाएंगे तो भी अच्छा खासा चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ नजर आएगा और कुछ ना कुछ करंट कंट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि भले इनकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन ये ओवरऑल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ओवरऑल बेटा ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और इसीलिए दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन करंट। तो जी पॉइंट ये है कि आप में कितना जोश है वो मैटर नहीं करता। होगा बहुत जोश, करते रहो जो मर्जी, भागते रहो, इधर भाग लो उधर भाग लो, लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं है, जब तक तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो तुम्हारे पास जो भी बेटा जोर है, जितना भी दम है, जितना भी जोश है, जितनी भी स्पीड है, चाहे वो 10⁵ मीटर पर सेकंड ही क्यों ना हो, नेट जीरो आने वाला है। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन है, आप फॉलो कर रहे हो किसी को, तो आपके पास कम भी होगा ना। अब इनकी स्पीड ओवरऑल क्या आ रही है, कम आ रही है, लेकिन इतने ज्यादा हैं ये मिलकर और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर गए ना, दे आर गिविंग रिजल्ट। 0.1 mm पर सेकंड की स्पीड होने के बावजूद भी दिस विल कंट्रीब्यूट इन करंट। तो हमने स्ट्रेस दो बातों पर दी है कि भैया थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, लेकिन करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी करंट को कंट्रीब्यूट करेगी, कुछ ना कुछ करंट बनाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात बेटा Vd = E × τ/m। ओके, एक और बात बता देते हैं यहीं पर कि अगर बेटा इसकी लेंथ L होती तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आपको पता है एक रिलेशन होती है V = Ed। उसके हिसाब से यहां पे रिलेशन बनेगी V = E × L। ठीक है, V = Ed होती है, यहां पर रिलेशन बन गई V = E × L। बेटा
डी की जगह क्या आ गया, एल आ गया, क्योंकि आगे हमने इसको एल ही यूज करना है। यहां पर ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, ई की जगह वी बाय एल भी पुट कर सकते हैं। अब ई की जगह मैंने वी बाय एल पुट कर दिया, तो यहां से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगी, ई की जगह वी बाय एल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल भी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसी बातें आती रहेंगी, हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल हमने क्या ऑब्टेन कर लिया जी, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लिया। क्या अटेन कर लिया, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बातों बातों में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल ली जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल ली, प्रेजेंस ऑफ फील्ड में बिहेवियर, एब्सेंस ऑफ फील्ड में बिहेवियर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी आ गई। साथ के साथ हेडिंग डाल लो, ये कंटिन्यूटी में चलते हैं, टुकड़ों में भी आते हैं, एग्जाम में टुकड़ों में भी आ जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ओके, मैं भी अभी टुकड़ों में करा रहा हूं, बाद में जोड़ दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इकट्ठे भी आ जाता है पूरा का पूरा ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ। तो हम ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बिना हेडिंग किए, बिना हेडिंग डाले हुए ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं टुकड़ों में करा रहा हूं, बाद में जोड़ दूंगा टुकड़े। अगली हेडिंग मेरी है, पहली तो ये थी बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में ही मेरी हेडिंग क्या आ गई थी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम कि बिहेवियर डिस्कस करो जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, या बिहेवियर डिस्कस करो जी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन हमने डिस्कस करना था, पॉइंट तो वहीं से निकल कर आए ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, वो ये आना है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपने अपना मैनेज कर लेना है कि पूरे आर्टिकल, पूरे जितनी भी मैंने डिस्कशन कराई उसमें से कितना पार्ट स्टार्ट करना है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डायग्राम बनेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की बातें होंगी, कहानी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, और आप इसको ड्राइव कर दो कि 2 नंबर से ज़्यादा में क्वेश्चन आना नहीं है। ओके, अब यहीं पर अगली बात जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगली हेडिंग डाल लो, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये मिलकर भी आ सकता है और अकेले भी आ सकता है। तो हमने फिलहाल बोला कि अकेले आ गया मान लो, तो अगली हेडिंग आ गई ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट, सॉरी, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन, एक्सप्रेशन तो होगी भाई, अगली बात आ गई ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने बोला ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अगला आर्टिकल आ गया कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अगर अकेला आएगा डायग्राम दोबारा बनेगा, अगर ये अकेले आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट ऐसे आ गया तो ये डायग्राम दोबारा बनेगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मिलकर आया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पहले निकाली थी, डायग्राम तो बना हुआ है, वही यूज हो जाएगा। ओके, कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो ये बेटा कंडक्टर है, मान लो लेट दिस इज ए कंडक्टर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन करानी शुरू कर दी, अपने आप में डेरिवेशन है। ये 2 नंबर की अलग आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 नंबर की अलग आती है, दोनों मिल जाए तो 3 नंबर की आती है, 1 नंबर का डिस्काउंट हो जाता है। ओके, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इसकी लेंथ, तो एल क्या है इसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मान लो क्या हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, हमने इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा दिया, ई लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया जी, वी हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ जो भी है क्लियर है आपको। अब यहां पर एक और नई चीज आएगी बेटा, एन। एन होती है किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की नंबर डेंसिटी बेटा। ओके, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, एन हो गई इसकी नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे करंट की बात करनी है तो करंट से शुरू करते हैं कि यार मैंने बोला कि ऐसे ऐसे वोल्टेज लगा दी थी, सब कुछ ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कंडक्टर इज लेट आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन हो चुकी है, उसका यूज होगा यहां पर। ठीक है जी, तो लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई। अगर करंट आई है तो मुझे पता है करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो मैं मानता हूं चार्ज और टाइम दोनों कंसेप्ट निकालने मुझे, मैं बोलता हूं कि ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था ये यहां पर था और यहां पहुंच गया, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था करंट इसमें से आई चल रहा है, यहां लिख देते हैं। ओके, ये बेटा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया। अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आ रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सबकी स्पीड हमने अब कॉमन स्पीड मान ली हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, कॉमनली दे आर मूविंग विद अ स्पीड नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं। तो किस स्पीड से जा रहा है ये ड्रिफ्ट स्पीड से। अगर मैं आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, भैया आखिरी वाला यहां पहुंच गया, तो इससे आगे वाले जितने थे वो तो पहुंच ही गए ना। अगर मैं कहता हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में टाइम टी लगा होगा, तो टाइम टी में इस जगह से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर गए, जितने इसकी बॉडी के अंदर थे। जब लास्ट वाला यहां से यहां पहुंच गया इस टाइम में, तो इसका मतलब इस टाइम में इस जगह से कितना चार्ज क्रॉस कर गया होगा, जितना पूरा इसके अंदर था। जब लास्ट वाला यहां पहुंच गया तो भैया इसके आगे वाले आगे वाले आगे वाले आगे वाले आगे वाले तो क्रॉस कर ही गए होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, समझना जरा बात को। तो टी मैंने समझा दिया, टी क्या है, इट इज द टाइम which an electron takes to cover whole length of the conductor end to end। ओके, टी वो टाइम है जो एक इलेक्ट्रॉन ने एंड टू एंड पहुंचने में लगना है। तो इन दिस टाइम therefore the charge which passes through any cross section, the charge which passes through any cross section in this time T will be given as हाँ जी बेटा, फिर इस टाइम में पास हुआ हुआ चार्ज कितना होगा, जितना कंडक्टर की पूरी बॉडी में था। तो Q इक्वल टू एन ही लगा देना, कितना चार्ज इस टाइम में पास हो गया। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ओके, अब n क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। छोटा n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली क्या है, बड़ा n दिया ही नहीं होता, तो बड़ा n हमें खत्म करना पड़ेगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो देगा छोटा n ही। तुम छोटे n के टर्म्स में लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं है। ये n क्या है, छोटा वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से क्या आ गया, n इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू वॉल्यूम। यहां से n इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू वॉल्यूम। अब अपने कंडक्टर की वॉल्यूम कितनी है, सिलेंड्रिकल है,
अब सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। भैया लेंथ को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां से n इक्वल टू क्या हो गया, NaL, नल, नल, NaL आ गया। ओके जी। अब यहां पे Q की जगह अगर मैं n की जगह NaL भर दूंगा तो n आया था नल, और जो Q आ जाएगा वो बन जाएगा NaL, NaL इंटू E क्या बन गया, नली। तो Q कितना आ गया, नली, NaL E आ गया। ओके, अब यहां पे देखो करंट निकालना है, उसमें दो चीजें थी, एक तो था चार्ज, चार्ज तो निकाल लिया नली NaL E। अब बच गया टाइम। अब टाइम में भी क्या दिक्कत है, टाइम कौन सा टाइम है, एक एंड से दूसरे एंड जाने का टाइम है ना वो। तो अब बेटा एक एंड से दूसरे एंड जाने का टाइम है, ड्रिफ्ट लॉसेस जा रहे हैं, तो ऑल्सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर करना है, L, टाइम कितना लगना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, T इक्वल टू L डिवाइडेड बाय VD। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय VD, यानी कि क्या लिखूंगा, I इक्वल टू Q बाय T था, तो देयरफॉर I इक्वल टू Q बाय T को फॉलो करते हुए I इक्वल टू Q की जगह नल भरते हुए NaL, और यहां पर T की जगह L बाय VD भरते हुए, ठीक है। NaL यहां पे क्या हो जाएगा, L, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, Q की जगह क्या आना था, NaLe, Q की जगह आना था NaL, E भी आना था भाई, नली है ना, NaLe, ठीक है, NaLe, Q की जगह NaLe भर गया, T की जगह L बाय VD, तो L बाय VD में VD गया ऊपर, L ने L को काटा, बन गया I इक्वल टू ANEVD। क्या बन गया, ANEVD। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहली चीज हमने क्या निकाली बेटा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या निकाल रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आ गई A इंटू N इंटू EVD। ओके, अगली बात साथ के साथ लिख लो, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगली बात फिर साथ के साथ ही लिख लो, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ जी बेटा, तो दो बातें अपनी निकल गई थी, एक क्या निकल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई जी, क्या आई थी, मैग्नीट्यूड में E टॉ बाय M, और दूसरा क्या आ गया, करंट भी आ गया, इट इज ANEVD बेटा। अगली एक्सप्रेशन डाल लो, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख लो जी, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या हेडिंग है आपकी मेन, अब ओम्स लॉ इन, सॉरी, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं बोल रहा था कि ये टुकड़ों में भी आ जाता है, इकट्ठे भी आ जाता है। अब अगर तो क्वेश्चन आ गया ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालनी है 2 नंबर में। अगर कह रहता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ठीक है, आई निकाल लेंगे।
अब अगर वो कहता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ या ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यार ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। 3 नंबर में मान लो क्वेश्चन डाल रहा है बड़ा सा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी और आई भी निकालना पड़ेगा। दोनों अलग अलग निकालोगे, दोनों का यूज कर दोगे, अपने आप ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। तो भैया टुकड़ों टुकड़ों में आए तो टुकड़े टुकड़े कर देना, अकेले अकेले कर देना। अगर ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आए तो वीडी भी निकालनी पड़ेगी, आई भी निकालनी पड़ेगा, उन दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो जब ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा तो आप वही डायग्राम बनाओगे जो अभी थोड़ी देर पहले बना हुआ था। डायग्राम बनाओगे, पहले क्या कैलकुलेट कर लोगे, वीडी कैलकुलेट कर लोगे, फिर आई इक्वल टू ए एन वीडी कैलकुलेट कर लोगे। ओके, ये दोनों आपके पास आ चुके होंगे। एक का नाम 1 रख देना, एक का नाम 2 रख देना, चाहे रखना चाहे ना रखना वो तुम्हारी मर्जी है। इसका मैंने नाम रख दिया 1, इसका मैंने नाम रख दिया 2। ओके जी, यहां तक हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में, आपने ये ऑब्टेन करना है, ये भी ऑब्टेन करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि सब्स्टिट्यूटिंग VD in इक्वेशन 2। भैया दोनों को 1 लिख दिया, ये 2 है। सब्स्टिट्यूटिंग VD इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थी I इक्वल टू ANEVD, वैल्यू पुट कर दो ANEVD, VD की जगह E tau बाय M। ओके, ये बन जाएगा I इक्वल टू AN E स्क्वायर, A बन गया, N बन गया, E स्क्वायर बन गया, E भी बन गया, tau बाय M। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि V इक्वल टू ED, जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो अपने डायग्राम के हिसाब से बनेगा V इक्वल टू EL। तो E की जगह क्या पुट कर देंगे, V बाय L, यहाँ पे पुट कर दो V बाय L। तो I इक्वल टू बन गया ANE स्क्वायर, E की जगह पुट किया V बाय L, साथ में आ गया tau बाय M। ओके जी, अब यहां पर क्या करो, V को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा I बाय V इक्वल टू A बचेगा, N बचेगा, E स्क्वायर भी बचेगा, tau भी बचेगा और नीचे ML बचेगा। नीचे क्या बचेगा, ML। भैया उल्टा कर दो, ये बन जाएगा V बाय I इक्वल टू ML बाय NE स्क्वायर tau इंटू A, ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर tau इंटू A। अब थोड़ा सा पुरानी बात याद कर लो, तो V बाय आई इक्वल टू R होता है, R होता है, V बाय आई इक्वल टू R होता है। याद करो, एक कंडक्टर, ओके, उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाई V, ओके, करंट इसमें से पास हुआ I, इसका रेजिस्टेंस था R, तो V इक्वल टू IR। तो बहुत पुरानी बात हो गई, V इक्वल टू IR होता है। अब यहां से V बाय आई इक्वल टू R होता है। भैया इसका मतलब ये R आ गया, ML बाय NE स्क्वायर tau A, कहां से कहां तक पहुंचे, R कैलकुलेट कर लिया जी हमने इस कंडक्टर का। ये जो भी कंडक्टर है आपका, इसका क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, R कैलकुलेट कर लिया भाई, ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर tau A। किसकी एक्सप्रेशन आ गई, R की एक्सप्रेशन आ गई। अब हमारी हेडिंग है ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके लिए पहले ओम्स लॉ याद करो। आ गया ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन उसके लिए ओम्स लॉ याद करो। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर मैंने याद करो पिछले लेक्चर में बताया था कि ओम्स लॉ ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि द रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन साथ में क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ कहता है कि V और I का रेशियो जो कि R है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है,
अदर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर भी क्या रहे, कांस्टेंट, तब तो चल जाएगा। अब देख लो V/I का रेशियो ये आ गया ना। अब इसमें m जो है, m ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो ठीक है, चलो इसकी कोई टेंशन नहीं है बेटा। इसमें E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब बच गया LAN, अब क्या बच गया LAN और साथ में टॉ। अब हमने कभी बोला होगा कि 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एक तो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे और टेम्परेचर पर। ठीक है, बोला था ना, एक तो डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर। तो अब यहां पर देखो सारी बातें आई कि नहीं आई। मैंने बोला मास और ई तो छोड़ो, तो सबके लिए सेम है। अब लेंथ आ गई, V/I यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये n है ना, जो n नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नेचर है, ये है नेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की नंबर डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग मेटल की नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है। जितनी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो n पे डिपेंड करता है और साथ में टॉ आ गया बेटा। अब टॉ का क्या चक्कर है कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो टॉ है ना, टॉ 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 टॉ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी टक्कर ज्यादा होंगी, जितनी टक्कर ज्यादा होंगी उतना टाइम कम हो जाएगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब क्योंकि टॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो जब यहां पे T जाएगा, T ऊपर आ जाएगा। तभी हमने बोला हुआ है रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर पे भी डिपेंड करता है। जितनी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं। और टॉ टेम्परेचर पे था, टेम्परेचर घूम के ऊपर चले जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जाएगा। दैट्स व्हाई इन ओम्स लॉ वी से दैट। अब ओम्स लॉ बोलने जा रहा हूं फिर से, और देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी शुरू से आया कि नहीं आया। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू अ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस, ये फिजिकल कंडीशन है एल और ए, एंड टेम्परेचर, इसके अंदर आ गया टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो टी चेंज हो जाएगा, टी चेंज हो जाएगा तो टॉ चेंज हो जाएगा, टॉ चेंज हो जाएगा तो V/I कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप यहां पर आकर फाइनली फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे जो मैंने अभी किया, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्टेन हो गया जी। ओके, दिस इज ओम्स लॉ, कि जो कह रहा था V/I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। ओके, सो दिस इज ओम्स लॉ फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से घुस कर निकाला। ओम्स लॉ को हमने अंदर घुसकर प्रूव किया है या अंदर घुस के निकाला है। ओके, लगे हाथों, फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि हमें रेजिस्टेंस की ओवरऑल एक्सप्रेशन मिल गई, रेजिस्टेंस की ओवरऑल एक्सप्रेशन मिल गई कि जो रेजिस्टेंस होता है जी वो कितना होता है, इट इज ML डिवाइडेड बाय NE² टॉ A। तो ये भी याद रखना यार, काम आएगी कभी, इसको भी याद रखना, कभी ये बात काम आ जाएगी कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इट इज ML डिवाइडेड बाय NE² टॉ A। अच्छा, कभी कभी तो वैसे ही कह देता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन ML डिवाइडेड बाय NE² टॉ A, कभी कह देता है प्रूव V/I इक्वल टू ML बाय NE² टॉ A। हर तरीके से आया हुआ है क्वेश्चन। कभी कह देता है ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट, शुरू से करना है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेकर यहां तक। ओके जी, अब अगली और बात सुन लो। अगली बात ये कि हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब दोनों को मिला लो, L बाय A छोड़ दो, इसको अगर मैं लिख दूं
m बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाय ए। तो एल बाय ए छोड़ दो भैया, ये जो बन गया ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई? रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन आ गई। तो यहां से क्या पता लगा? जो रेजिस्टिविटी है उसकी एक्सप्रेशन क्या आई? m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ। बातों बातों में रेजिस्टेंस आ गया, बातों बातों में रेजिस्टिविटी आ गई, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। असल में रेजिस्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। उधर टॉ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, इसलिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। ये बातें भी याद रखनी होंगी। ओके, सब पे क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं से घुस घुस के क्वेश्चन निकलेंगे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो सब पे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना इन चीज़ों को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ, टेम्परेचर कैसे कैसे किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो करते करते रेजिस्टिविटी भी आ गई। ओके, अब यहीं पर एक बात हमें और पता होगी कि हमने एक डिफाइन की थी यार, कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करते हैं इसको? सिग्मा से। अब भैया हमने इसको सिग्मा से डिनोट किया, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी। इस हिसाब से रेजिस्टिविटी आई थी m बाय एन ई स्क्वायर टॉ, तो ये आ गया एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। ये बन गया आपका एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। सब लिखते चले जाओ यार। ये क्या होगी? एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी आ गई। अच्छा, बीच में ही एक हेडिंग और डाल लो, सब इंटररिलेटेड ही है यार। बीच में एक हेडिंग और डाल लो कि ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। एक हेडिंग और डाल लो जी, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसी का पार्ट है यार, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो हमने ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो कर ही लिया। एक बीच में और हेडिंग डाल लो, ओम्स लॉ, दिमाग खा गया, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओके जी। अब बेटा ये जो कर रहे थे आप, जब हम v बाय आई कैलकुलेट कर रहे थे, जब हमने E की वैल्यू पुट नहीं की थी, अगर तो बेटा E की वैल्यू v बाय एल पुट कर दोगे तो इधर को चल पड़ोगे। तो जब हमारे पास I इक्वल टू क्या था बेटा? ANEVD था। हमने यहां पर ANEVD की जगह EE टॉ बाय एम पुट कर दिया था, यानी हमने I इक्वल टू ANE स्क्वायर, यहां पर A हो गया, N हो गया, E स्क्वायर, E टॉ बाय एम पुट कर दिया था। अगर तो मैं E की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं v बाय एल, तो उधर को चल पड़ेंगे, वो रिजल्ट आएंगे, R निकलेगा, रो निकलेगा। अच्छा, वो भी जरूरी है, रो निकलेगा तभी सिग्मा निकलेगा ना। अब यहां पे मुझे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा रिजल्ट चाहिए, तो I इक्वल टू ये हो गया। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर E की वैल्यू v बाय एल पुट कर दी तो उधर को चल पड़ा, वो आ गया रिजल्ट। अगर मैं यहां पर ना पुट करता तो A नीचे ले आता, ये हो जाता NE स्क्वायर टॉ बाय एम E। ऐसे लिख देता, A भैया नीचे गया, ये बन गया NE स्क्वायर टॉ बाय एम E को मैंने लग करके लिख दिया, चेक कर लेना गलती ना कर दी होगी। तो I बाय A ये हो गया। अब याद करो, एक हमने टर्म की है करंट डेंसिटी, पिछली टर्म थी अपनी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। याद करो, एक थी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया यानी करंट डेंसिटी डिनोट किया था इसको J से, ये बन गया J इक्वल टू। अब इसको चेक करो, NE स्क्वायर टॉ बाय एम, NE स्क्वायर टॉ बाय एम, NE स्क्वायर टॉ बाय एम किसके इक्वल है? सिग्मा के इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? सिग्मा पुट कर दिया, साथ में बन गया E, बन गया J इक्वल टू सिग्मा E। क्या बन गया जी? J इज इक्वल टू सिग्मा E। यार ये भी ओम्स लॉ है,
इसको भी हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब पता नहीं क्या दिमाग है, तुम एक को कह लो ओम्स लॉ, बंदा कंफ्यूज तो नहीं होगा, लेकिन वो इसको भी ओम्स लॉ कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसको ये लोग क्या कह देते हैं, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ओके, J वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी, J भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, सिग्मा तो फिर ठीक है स्केलर ही है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये भी क्या हो गई, ओम्स लॉ की ही एक्सप्रेशन होगी। इसको कहते हैं ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो बेटा सब कुछ करा दिया। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, वहीं से I इक्वल टू ANEVD आएगा, वहीं से ओम्स लॉ बन जाएगा, वहीं से ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बन जाएगा। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इतना कर लो। फिर आगे अब हमें क्या करने चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स ही करने चाहिए। तो टॉपिक आपके दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, ओके। लेकिन दौड़ते वक्त क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो दौड़ो, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, कुछ ना कुछ नेट करंट आ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं होगा तो नेट करंट नहीं आएगा। जितनी मर्जी स्पीड हो, चाहे 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड हो, नेट करंट नहीं आएगा। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।